बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। I am Shahzad Waheed, your biology teacher, and now we want to discuss the next concept in non-Mendelian genetics. वो concept है my dear students pleiotropy। देखते हैं pleiotropy क्या होती है। इसके लिए मूव करना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। So let's go to the whiteboard. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो बहुत से लोग इसे प्लायोट्रॉपी और बहुत से लोग इसे प्लियोट्रॉपी भी बोलते हैं। वट एवर यू वांट टू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्पेलिंग्स एंड द कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर प्लियोट्रॉपी की बात करेंगे तो इस वाले केस में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जीन मल्टीपल अदर जीन्स पे क्या करेगा, फिनोटिपिक इफेक्ट शो करवाएगा। अगर एक सिंगल जीन उसी क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले या दूसरे क्रोमोसोम से पाए जाने वाले अदर जीन्स की फिनोटाइप को ऑल्टर करेगा तो फिनोमिना कहलाएगा प्लायोट्रॉपी। और वो वाला जीन जो एक जगह पर बैठे बैठे बाकी जीन्स की फिनोटाइप को चेंज कर रहा है, दैट इज सपोज टू बी द प्लायोट्रॉपिक जीन। लिखते हैं आप लोगों के लिए, a phenomena where a single gene is affecting multiple other genes is called as pleiotropy। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसका इफेक्ट कैसा होता है, इसका इफेक्ट होता है फिनोटिपिक इफेक्ट, यानी कि आप लोग उस पर्टिकुलर इफेक्ट को देखकर भी महसूस कर सकते हो कि यहाँ पे नॉर्मल इंसान में क्या हो रहा है और इस एबनॉर्मल इंसान में क्या हो रहा है। प्लायोट्रॉपिक जीन क्या होगी? अ जीन that has pleiotropic effect is called pleiotropic gene। That is, it can affect multiple phenotypic effects। फॉर एग्जाम्पल, देख रहे हैं आपकी बुक को फॉलो करते हुए, पहली एग्जाम्पल जो बुक ने दी है वो है शेप ऑफ द स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका का मतलब क्या होता है? स्पर्म सैक। ऐसा नहीं है हमारे स्टूडेंट्स कि जो ही स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं फौरी तौर पे इस्तेमाल भी हो जाते हैं। नेचर स्पर्म्स को एक खास सैक में खास टाइम के लिए स्टोर रखती है, खास टाइम तक स्टोर रखती है। वो पर्टिकुलर सैक जिसके अंदर स्पर्म्स स्टोर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेथिका। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। लेकिन जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, it is all the time favorite organism of the genetics and that is called as Drosophila melanogaster। ड्रोसोफिला की बात हो रही है, आपको पता है, बहुत डायग्राम दिखाई आप लोगों को कि it is also called as the fruit fly, right? आपको पता है कि ड्रोसोफिला में दो किस्म के पिगमेंट नजर आए थे हम लोगों को। नंबर 1 रेड आइज और दूसरी कौन सी थी? वाइट आइज। आप इन दोनों फीमेल को देखें तो यू कैन सी अ मार्क्ड डिफरेंस between the shape of the spermatheca of red-eyed organism from the spermatheca of the white-eyed organism। इसका मतलब ये होगा the gene that is going to dictate the eye color is also going to affect the spermatheca, right? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो आपकी बुक में गिवन है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे एक और जीन की, और ये जीन क्या है? ये है जीन फॉर ग्रोथ रेट।
जीन फॉर ग्रोथ रेट। आप एक साल में कितने लंबे कितने चौड़े हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज योर ग्रोथ रेट। आपको पता है कि हमारा ग्रोथ रेट पहले 2-3 सालों में मैक्सिमम होता है और फिर आहिस्ता 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 हमारा ग्रोथ रेट स्लो होता चला जाता है, यहाँ तक कि हम लोग अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर जाहिर है पर्टिकुलरली हमारी सेल की डिवीजन रुक जाती है। हाउएवर हम अपने न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लड सेल्स, इन टर्म्स ऑफ फैट सेल्स, और हम बहुत ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बात ये हो रही है कि जो ग्रोथ रेट है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी ज़्यादा तेज़ी से सेल्स बढ़ सकते हैं, उसके कद में इजाफा हो सकता है, उसके हाइट में इजाफा हो सकता है, ये कंट्रोल करती है एक जीन, राइट। अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रेट वाला जीन डोमिनेंट है तो जाहिर है फिर उसके अंदर नॉट ओनली वेट बहुत तेजी से गेन होगा बल्कि हाइट भी बहुत तेजी से गेन होगी। और इसके लिए आप लोगों की जो बेस्ट एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन। और अगर ग्रोथ हार्मोन आपको पता है ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो हमारे पास आलम चन्ना और इस तरह के लोग भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रही, मीन्स वो वाला जीन जो ग्रोथ रेट को डिटरमाइन कर रहा है वो नहीं काम कर रहा, तो फिर आपको पता है कि हमारे स्टेज ड्रामे का एक बहुत फेमस कैरेक्टर है कोडू, उस तरह की हस्तियाँ भी पैदा हो जाती हैं। इसका मतलब ये होगा कि ग्रोथ रेट डिटरमाइन करता है टू अदर फैक्टर्स एज वेल। नंबर 1 योर हाइट, नंबर 2 योर वेट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो दिस पर्टिकुलर सिंगल जीन इज गोइंग टू अफेक्ट not only the height but also the weight. Now we want to see the third example from your book. हम बात कर रहे हैं cats की, right? अगर आप लोग इन दो पर्टिकुलर cats को देखें, one of them is colored cat. Colored cat से बात मेरे पास ये है कि उसके फर का कोई ना कोई कलर है। You can see around आपको मल्टीपल शेड्स में क्या कैट्स नजर आती हैं, लेकिन एक कैट जो सबसे मुख्तलिफ है दैट इज कॉल्ड एज द अल्बाइनो कैट। अल्बिनो कैट बिल्कुल वाइट फर वाली कैट होती है, राइट। हमने क्या किया कि हमने इन दोनों कैट्स का हेयरिंग टेस्ट किया तो हमें यह पता चला कि जो कलर्ड फर वाली कैट होती है इट इज एक्टिव लिसनर, लेकिन जो बिल्कुल वाइट फर वाली कैट होती है इट इज डेफ, ये बहरी होती है, इसे सुनाई नहीं देता। सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें यह पता चला कि इस पर्टिकुलर कैट के अंदर एक जीन है दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल डब्ल्यू जीन, राइट। दिस पर्टिकुलर कैपिटल डब्ल्यू जीन इज डेफिनेटली मोर होम कैपिटल, तो इसका मतलब है कि डोमिनेंट जीन है। अगर किसी कैट के अंदर कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट हो या फिर कैपिटल डब्ल्यू के साथ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू प्रेजेंट हो, समथिंग लाइक इट, तो इस वाले केस में ये वाली कैट किसी किस्म का कोई पिगमेंट नहीं बना सकती बिकॉज के इसके अंदर मेलानोसाइट प्रोड्यूस नहीं होते, तो उसके रिजल्ट में इसकी फर भी क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी आती है, वो ये कि इस पर्टिकुलर कैट के अंदर स्पेसिफिक किस्म की वो वाले फाइबर्स जो साउंड वेव्स को रिसीव करके स्टिमुलेट होते हैं और फिर आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं हमारी ऑडिटरी नर्व में, और ऑडिटरी नर्व फिर आगे जाती है मेरे ब्रेन तक, और मेरा ब्रेन अंडरस्टैंड करता है कि किस किस्म का मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है, वही पैदा नहीं होता। तो इमेजिन ये करें कि अगर आप लोगों के पास किसी नर्व के सेंसरी एंडिंग्स ही नहीं है तो डेफिनेटली हाँ अपने सराउंडिंग से आने वाली इंफॉर्मेशन को परसीव ही नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई कि ये वाली जो कैट है जिसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, ड्यू टू डोमिनेंट जीन it will not be able to carry out two things. Number one, it will not make any sort of pigment in its fur. और number two मेरे पास क्या है, it cannot make those sensory endings that those can be used to receive the sound waves. On the contrary, ये जो मेरे पास colored cats होती हैं इनकी बात की जाए तो इनके अंदर proper small w जीन प्रेजेंट होता है, और ये स्मॉल w जीन दैट इज बेसिकली अ रिसेसिव यू कैन से ट्रेट, ठीक है। ये क्या करेगा हमारे स्टूडेंट्स कि ये नॉट ओनली इसकी फर को कलर्ड बनाएगा, मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा, प्लस इनके वो सेंसरी एंडिंग्स भी डेवलप करेगा जो इन्हें बहुत अच्छा एक्टिव लिस्टर बना देंगे। इसका मतलब ये होगा कि दिस पर्टिकुलर
WW gene is carrying out two phenotypic effects, definitely in the terms of color, in the terms of hearing. Another example that I want to quote, definitely it is not part of your book, लेकिन it is very important, और that very thing is called as sickle cell anemia. पढ़ रखा है आप लोगों ने कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, बहुत दफा एनिमेशन भी दिखाई आप लोगों को. तो ये सिकल सेल एनीमिया की कॉज एक एब्नॉर्मेलिटी है, लेकिन इस सिकल सेल एनीमिया की वजह से आप लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें तो आपको नजर आएगा कि ये वाला ऑर्गेनिज्म दो बड़ी कंट्रास्टिंग, बड़ी वाजे फिनोटाइपिक डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहा है. उसमें से पहला डिसऑर्डर मेरे पास क्या है कि ही इज गोइंग टू फेस स्प्लीनोमेगाली. आपको याद है बोला था मैंने कि स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी. तो जाहिर है अगर मेरे पास इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के आरबीसीज जरूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो जरूरत से ज़्यादा डिके भी होंगे, और जब जरूरत से ज़्यादा डिके होंगे तो उसके लिए मुझे बड़े कब्रिस्तान की जरूरत पड़ेगी. एंड दैट वेरी बिग कब्रिस्तान इज अ एनलार्ज स्प्लीन दैट इज कॉल्ड, दैट लीड्स टू अ डिसऑर्डर कॉल्ड एज स्प्लीनोमेगाली. तो ये था मेरे पास एक और कॉज इसकी. इसके अलावा आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया में हमें जॉन्डिस का सामना भी करना पड़ सकता है, बिकॉज कि जब ज़्यादा आरबीसी ब्रेक होंगे तो ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस होगा. ये वाली बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों के साथ की थी. अब हम मूव करते हैं एक और बड़े ही लीथल डिसऑर्डर की तरफ, दैट इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्लायोट्रोपिक जीन. फॉर दिस पर्पस वी हैव गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही लीथल डिसऑर्डर को, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टिक फाइब्रोसिस. ये जो मेरे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये बहुत डेंजरस इसलिए है कि अगर इस पर्टिकुलर जीन में, लुक एट दिस, अगर इस पर्टिकुलर जीन में एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, तो इसके हमें बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है. आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो ये जीन है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स के साथ है. ये मैं आम लेमैन की बात कर रहा हूँ, लर्नड लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों की बात कर रहा हूँ. लेकिन आप इमेजिन करें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का इफेक्ट सिर्फ मेरी ट्रेकिया पे नहीं है, मेरे ब्रोंकाई, मेरे ब्रोंकियोल्स के ऊपर नहीं है, बल्कि इसका इफेक्ट मल्टीपल जगहों पर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि दिस पर्टिकुलर जीन कैन अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज वेल. राइट, मिसाल के तौर पे कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, मीन टेस्टिस की बात कर रहे हैं, तो टेस्टिस के अंदर क्या थी, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, और इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म, जो फिर स्पर्मिक डक्ट और फिर वॉस एफ्रेंशिया के थ्रू मूव कर रहे होते हैं. बट इफ दिस पर्टिकुलर जीन इज नॉट देयर, तो इसके अंदर भी वैसे ही क्लॉगिंग हो सकती है जैसे कि हमारे ट्रेकिया के अंदर हो रही थी. तो दे विल नैरो डाउन द पैसेज दैट अलाउ द स्पर्म्स टू लीव योर बॉडी. तो इसके रिजल्ट में ये फर्टिलिटी भी अफेक्ट करता है, और डेफिनेटली अफेक्ट करता है, कर सकता है नहीं, करता है अफेक्ट. तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का शिकार होते हैं वो स्टेराइल होते हैं. यू गॉट द पॉइंट. फिर अगर हम ऐसे आगे चले तो इसके अलावा ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग को भी अफेक्ट कर रहा होता है और हमारी आर्टरीज की लाइनिंग को भी अफेक्ट कर रहा होता है. इसके अलावा अगर हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट व्हाट द यूट्रस एज वेल. तो जहां जहां भी हमारे पास लूबन होगा उस पर्टिकुलर जगहों के ऊपर जाके ये CFTR अपने बड़े फाजे किस्म के क्या फिनोटाइपिक इफेक्ट शो कर सकता है. हमेशा बोलता हूं कि ये सब चीजें सिर्फ पढ़ने में बहुत आसान है. दुआ ये करें कि अल्लाह ताला हम में से किसी को भी इनमें से किसी डिसऑर्डर का शिकार ना करे. इस दुआ के साथ कि हम बहुत अच्छी सेहतमंद जिंदगी बसर कर सकें और अल्लाह की नेमतों का बिल्कुल सही अंदाज में शुक्र अदा कर सकें. आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़.